नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज हम जिस विषय के साथ आपके सामने आए हैं वो है, क्या है दहेज प्रथा से जुड़े कानूनी प्रावधान। दहेज प्रथा से जुड़े क्या कुछ कानून है, साथ ही किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है तो भी आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्या है दहेज प्रथा से जुड़े कानून, और कानूनी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल करें और अपना सवाल आप हमसे रख सकते हैं। तो दहेज निषेध अधिनियम को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है दहेज प्रथा से जुड़े कानून, आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जल्द ही सामने होंगे। और हमारे साथ आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं जस्टिस ZU खान, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आखिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है क्या? देखिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का उद्देश्य यही है कि समता लाना और समाज में न्याय देना और समाज के विभिन्न वर्गों को इस पोजीशन में रखना कि उनसे कोई अतिशयोक्ति ना हो और उनको कोई परेशानी ना हो। और जो वर पक्ष और वधु पक्ष में जो झगड़ा होता है और दहेज के लिए जो उत्पीड़ना की जाती है उसको समान बिल्कुल बनाया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। और इसी उद्देश्य से 1961 में दहेज अधिनियम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया। लेकिन इनिशियली ये बना, इससे कोई लाभ नहीं उठा सके। लेकिन धीरे धीरे आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। बहुत ज़्यादा लोगों को शुरू में मालूम नहीं था, लेकिन बाद में लोगों को मालूम हुआ कि एक ऐसा अधिनियम है जिससे कि समानता लाई जा सकती है, जिससे कि लड़की पक्ष में या वधु पक्ष को एक जो दबाव डाला जाता था वो दबाव ना पड़े। इसीलिए इसी उद्देश्य से ये बनाया गया है कि हर परिस्थिति में जो दबाव डालते हैं, शादी में दहेज मांगते हैं, दहेज का उत्पीड़न करते हैं, और उसके बाद भी ये नहीं कि दहेज होने के विवाह होने के बाद दहेज शादी होने के बाद भी देर तक मांग करते रहते हैं कि हमें दहेज दो, उसके बाद नहीं दोगे तो प्रताड़ना करेंगे और ये करें। इसी उद्देश्य से ये अधिनियम डाला गया है। बिल्कुल। और दहेज प्रथा की बात की जाए तो ये कुप्रथा बनकर निकल के सामने आई और एक बहुत बड़ा कलंक ये कहा जा सकता है भारत के ऊपर। अगर दहेज जिस तरह से मांगा जाता है, दहेज की वजह से कई लोगों की जान जाती है। इस पर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ पहले कॉलर यहाँ पर जुड़ चुके हैं, राजीव कुमार जी फिरोजाबाद से। राजीव जी, स्वागत है आपका। क्या आपकी हम मदद कर सकते हैं, बताइए। जी नमस्कार जी, कहिए राजीव जी। नमस्कार जी। हमारे यहाँ एक सरकारी नाली है सिंचाई के लिए। जी। हेलो जी। तो उसकी SDM द्वारा 2 बार पैमाइश हो चुकी है। जी। और 2 बार पैमाइश हो चुकी है और फिर भी दबंग लोग पानी नहीं निकलने देते। पुलिस से उसमें सहयोग कर रही है दबंगों का। जी, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप अपनी बात दोहराएं। आप क्या सवाल यहाँ पर रखना चाह रहे हैं? जैसे सिंचाई की सरकारी नाली है जी, और जिसकी SDM द्वारा मौके पर 2 बार अब पैमाइश हो चुकी है। हाँ। और पुलिस दबंगों का साथ दे रही है और पानी नहीं निकलने देते लोग। अच्छा। तो उन्होंने पीड़ित को अपराधी बना दिया, पीड़ित के परिवार को। अच्छा, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? ठीक है। इनका ये कहना है कि एक सिंचाई करने के लिए एक सरकारी नाली है जहां से पानी को
खेतों में दिया जाता है। वहां पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है और जब इसकी शिकायत पुलिस में की गई तो पुलिस दबंगों का ही साथ दे रही है और जो पीड़ित था उसी को ही यहाँ पर सारे मामले उसी पर ही कर दिए और उसी को ही परेशान यहाँ पर कर रही है। पुलिस साथ नहीं दे रही है, दबंगों ने उस पर कब्जा कर दिया है। तो इसका सबसे बड़ा अच्छा समाधान ये होगा कि आप न्यायालय में सीधे अप्रोच करें और न्यायालय के समक्ष परिवाद डालें और परिवाद में याचना करें कि इस तरह से कब्जा कर रखा है और इससे ऐसे प्राविधान हैं कानून में कि जिससे उनको रोका जा सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर पुलिस नहीं भी कर रही है तो आप करके और उससे पुलिस के लिए डायरेक्शन लें और उस आदमी को रोकें। सिविल प्रोसीजर कोड में भी दिया हुआ है और बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसके अंदर आप स्टे मांग सकते हैं। एड इंटर्म इंजंक्शंस के द्वारा आप उसको निषेध कर सकते हैं कि पानी ना बहाए या पानी रोक दे, जैसा भी हो आपका सुविधा होगा उसमें जो कि कानूनी काम हो वो आप उसका कर सकते हैं। उसके लिए ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 और एड इंटर्म इंजंक्शन के माध्यम से आप उसको उसके समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा राजीव जी। और हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं, दीप बहादुर जी सुल्तानपुर से। दीप बहादुर जी, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? अपने सवाल रखिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी, सबसे बड़ी बात है कि अधिकांश दहेज में बहुत सी लड़कियां पीड़ित होती हैं। अधिकांश यहाँ तक कि जो बेचारे गरीब तबके के हैं उन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है होती कि उनके पास डिलीवरी करने वाला कोई नहीं होता है जी। और उसके साथ में अब अधिकांश मैं देख रहा हूँ लगभग 2-4 जगह इससे आए गए हैं कुछ मतलब हित मित्र में, जो लड़कियां बेचारी आज भी घर पे बैठी हुई हैं और उनके ससुराल वाले उनको परेशान करते रहते हैं। हाँ, आपका सवाल क्या है? आप क्या चाहते हैं? पर जो लड़कियां परेशान है, जिसकी शादी कर दी गई, बच्चे हैं, उनको मतलब आज उनके ससुराल वाले लेके नहीं जा रहे, इतनी बड़ी परेशानी की बात है। नहीं, बिल्कुल परेशानी की बात तो है, लेकिन आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? यही सर पूछना चाहते हैं कि उनके लिए क्या किया जाए, मतलब उन लड़कियों को मतलब क्या करें कि ताकि उनके ऊपर जो ये परेशानी बनी हुई है दूर हो सके। ठीक है, जान लेते हैं। वैसे इसको लेकर पहले ही बात यहाँ पर की जा रही है कि इस मामले में सरकार काफ़ी सख्त है, किसी भी तरह से महिलाओं को परेशानी ना हो। इनका ये कहना है कि दहेज के मामले तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर जो पीड़ित रहती हैं ससुराल से उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उनके बच्चे होते हैं और शादी भी उनकी यहाँ पर अलग हो जाती है। उसके बाद उनके लिए क्या किया जा सकता है? पुलिस थाने में इसका प्रावधान है, एक अलग से विभिन्न सेल बना हुआ है और पूरी तरह से पुलिस इसका कर सकती है और पुलिस के समक्ष सब शिकायत करें। लेडी पुलिस लगी हुई है, लेडी पुलिस जाके उसका तफ्तीश कर सकती है और उसमें कह सकती है कि यह और ऐसी कोई भी शिकायत जब प्राप्त होती है उसका तुरंत एक्शन होता है और तुरंत कार्रवाई की जाती है। आजकल इसमें संबंध में कोई ऐसा नहीं कि उसकी ना किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिला होगा। सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि दहेज मामले काफ़ी निकल के सामने आते हैं, इनमें पुलिस की किस तरह की भूमिका रहती है? क्योंकि सबसे पहले पुलिस के पास ही जाया जाता है और पुलिस पर ये शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो पुलिस की कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं आप? पुलिस की भूमिका यह है कि महिला थाना इसीलिए बनाया गया है कि उसको दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करे। अगर कोई प्रताड़ना या क्रुएल्टी का कोई मामला आता है तो उसकी शिकायत दर्ज की जाती है, उसका वर पक्ष को बुलाया जाता है और उससे बैठ के पूछा जाता है, पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के बाद फिर मेडिएशन का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए और कोई बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। शुरू में प्रारंभ यही किया जाता है कि पुलिस वाले समझौते के आधार पर करें, मेडिएशन करें, उनको थाने में बुला मतलब शुरुआती तौर पर ये बात कही जा सकती है कि ज्यादातर मामले कोशिश की जाती है कि मीडिएशन के थ्रू ये मामले सुलझ जाएं। ठीक है, हमारे साथ रहमत एक दर्शक जुड़े हुए हैं खंडवा से। रहमत जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? अपनी बात रखिए। सर, जैसे झगड़ा हो गया था भाई आदमी में जी, तो भाई वहाँ पे चले गई है। हाँ, तो लेने गए थे, उसका बाप माने लिखा पढ़ी से भेजने की बात करता कि भाई मेरे को लिख के दो की जवाबदारी। हाँ, तो ये चीज अपन मना कर रहे हैं, तो फिर भेज नहीं रहा तो क्या करना चाहिए? अच्छा, तो आपका ये कहना है कि बिना लिखा पढ़ी के आप उन्हें घर लाना चाहते हैं? हाँ सर। इनका झगड़ा हो गया था इनकी पत्नी से, उसके बाद वो वापस चली जाती हैं। फिर वो चाहते हैं कि लिखा पढ़ी के साथ वो उन्हें घर पर भेजे, लेकिन ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ऐसे ही आए।
अब ये क्या करें? हाँ, इसमें दो तरीके हैं। एक तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, पुनर्स्थापना, वैवाहिक पुनर्स्थापना, हिंदी में क्या कहेंगे उसे, रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स के लिए आप सिविल न्यायालय में एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उनको नोटिस देके न्यायालय पूछ सकता है कि क्यों उनको रोक रखा है, बिला वजह क्या बात है। हाँ। तो बिना किसी कारण के कोई अपनी किसी की पत्नी को उसके माँ बाप नहीं रोक सकते। दूसरी बात यह कि पुलिस से भी आप मदद ले सकते हैं कि सब ज़बरदस्ती इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे घरेलू अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं और इनको रोका जाए। तो दोनों प्रोविज़न है रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स का वो, और इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सुलह समझौता के आधार पर बहुत आसानी से हो सकता है। और रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट में भी न्यायालय से अनुरोध करके आप सुलह समझौता के लिए बुलवा सकते हैं। वहाँ भी मेडिएशन है। मेडिएशन आजकल बेस्ट वे है निकालने के लिए। एडीआर जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है और एडीआर से बहुत सारे मामले सुलझ जाते हैं बिना किसी। ठीक है, तो यानी आप पुलिस के पास भी जा सकते हैं और आप न्यायालय में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई बिना किसी मर्जी के नहीं रोक सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि दहेज प्रथा से जुड़े क्या कुछ कानून है, उस पर आज हम लीगल हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और दर्शक सुधीर कुमार जुड़ चुके हैं कानपुर से। सुधीर जी, स्वागत है आपका। किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? अपना सवाल रखिए। हाँ सर, ऐसा है कि हमारे ऊपर फर्जी 354 का मुकदमा सगे वालियों के ऊपर फर्जी तरीके से लगा दिया गया था। अच्छा। पहले उसमें एफआईआर लगी थी। अच्छा। इसके बाद प्रोसेस होने के बाद चार्जशीट लग गई और फिर उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट गए तो स्टे नहीं हो पाया। तो क्या दोबारा उसमें जांच सही तरीके से करवाई जा सकती है? हो सकती है। अच्छा, फर्जी 354 का मामला इनके सामने निकल के सामने आया है, इनमें प्रोसीडिंग्स हुई, बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन अब ये हाई कोर्ट में स्टे लगाना चाहते थे, वो स्टे नहीं लग पाई है। तो अब आगे क्या कर सकते हैं? ये नहीं, स्टे लगने का और उसके इनको रिलीफ नहीं मिली स्टे में, ये कहिए। अच्छा, हाँ। दूसरी बात ये कि अगर कोई 354 का मामला है तो ये एक लीगल चार्जशीट आ चुकी है, तो ये लीगल मामला है, तो इसको निपटारा कानून प्रक्रिया के हिसाब से ही होगा, इसके बिना नहीं हो सकता। जिसे आपने कोशिश की सुप्रीम हाई कोर्ट जाने की, हाई कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिल सकी, इसलिए आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। जिस न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उससे अनुरोध करें और उसके सब समक्ष तथ्य रखें। 354 का आजकल तो 354 नॉन अवेलेबल भी हो गया। शुरू में तो 354 बहुत अवेलेबल था, लेकिन आजकल जो सख्ती की गई है उसके हिसाब से 354 एक बड़ा ऑफेंस हो गया और इसलिए आपको पूरा प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, न्यायालय से बात करना पड़ेगी, न्यायालय के समक्ष अपने तथ्य रखना पड़ेंगे, अपनी सफाई रखना पड़ेगी, तभी आपको कोई रिलीफ। क्योंकि यहाँ पर चार्जशीट बन चुकी है तो चार्जशीट लग चुकी है, आपको पूरी प्रक्रिया को निभाना पड़ेगा और आप एक बार फिर से न्यायालय में जाके तथ्य रख सकते हैं, अपनी बात दोबारा से रख सकते हैं। ये चीज है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, जो बात यहाँ पर की जा रही है और दहेज एक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, जब ये कानून बना है, क्या इसमें किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश देखी गई? क्या कोई संशोधन हुआ है इसमें अभी तक? इसमें बहुत संशोधन हो चुके हैं। जो आजकल जो पीड़िता का मामला है उसमें तो इतने ज़्यादा संशोधन हुए कि धारा 376 पूरी तरह बदल दी गई, धारा 354 पूरी तरह बदल दिया गया है और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत यद्यपि कुछ ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं हुए, लेकिन न्यायालय का रुख जो है उसके हिसाब से, न्यायालय का जो मंशा है न्यायालय के है उसके हिसाब से ऐसे चेंजेस आ गए हैं कि इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की गई। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में किसी को इसमें बचत हो सकती है, अन्यथा दो ही तरीके हैं, या तो आप मेडिएशन में जाएं या आप अपना कोई और कोई प्रोविजन दिखाएं। और तीसरी बात यह है कि इसमें घरेलू हिंसा अधिनियम भी आ गया है। इन दोनों एक्टों के, इन दोनों अधिनियमों के अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम वो है कि जिसमें वो सिस्टम जब होता है कि घरेलू हिंसा तो कभी भी हो सकती है, इसलिए शादी का जो पहले 7 साल था, ये था, ये सब सारी चीज़ें हटा के घरेलू हिंसा अधिनियम, नया जो अधिनियम आया उसके हिसाब से कोई भी किसी भी परिस्थिति में अगर प्रताड़ित किया जा रहा है किसी घरेलू स्त्री को, तो वो अपना न्यायालय के समक्ष बात रख सकती है, पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकती है। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त राजस्थान से जुड़े हैं, महेश जी। महेश जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल रखिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, सवाल ये है कि मेरी शादी होके कम से कम 10-12 साल हो गए। अच्छा जी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि घर में जैसे मैं जाता हूँ रोज कुछ न कुछ हंगामा करती रहती है हमारी वाइफ। अच्छा। तो
सर वो रोज धमकाती है, मैं मेरे भाई को बुला के ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, तो इसके बारे में क्या? रोज धमकियां दी जी, बिल्कुल जान लेते हैं जस्टिस खान सर से। हमारी तो लड़की वालों की तो सुनते हैं, पर हमारी तो कुछ सुनते ही नहीं है अगर हम कंप्लेंट दे तो। नहीं, बिल्कुल जान लेते हैं। जस्टिस खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या भाई एक तो तरीका ये है हाँ। कि आप अपने न्यायालय में अगर आप नहीं रहना चाहते अपनी पत्नी के साथ, या कोई ऐसी परिस्थिति है कि आपको इतना बात कर रही है, तो आपको तरीका है सेक्शन 13 हिंदू डिवोर्स एक्ट में, अगर आप हिंदू डिवोर्स एक्ट में अदरवाइज दूसरी कम्युनिटी में है तो उसमें भी डिवोर्स का सूट ला सकते हैं। ये तो हुई एक्सट्रीम बात, लेकिन इसके अलावा सुलह समझौता भी किया जा सकता है। आप न्यायालय में नालिश करके अल्टरनेट फोरम में जा सकते हैं, अल्टरनेट रिड्रेसल फोरम में जा सकते हैं, इसको एडीआर कहते हैं, जिसमें लोग जिसमें कि सुलह समझौते के माध्यम से न्यायालय का सेल बना हुआ है, उसके अंदर आप शिकायत कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मुझे प्रताड़ित कर रही है। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आदमी ही प्रताड़ित करे, औरत के प्रताड़ना से भी क्रुएल्टी होती है। बिल्कुल, और ये एक अहम पहलू है यहाँ पर, इस पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सुभाष सुल्तानपुर से। सुभाष जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। सुभाष जी कहिए। सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर हमारा 4,56,000 रुपए निकाल लिया, जिसमें कोतवाली में मुकदमा दिखा दिया हूँ सर। अच्छा, यहाँ जांच के लिए निरार नगर पे आया है, तो दरोगा साहब से हमारी बात होती है, हमारा रास्ता बंद कर दिया सर, हमको जाने नहीं देते हैं 3-4 महीने से। तो उधर का दरोगा साहब हमको बुलाते हैं, हम किधर से जाएं, तो हमको मारने की धमकी देते हैं। तो हम भाई वगैरह कोतवाली और कप्तान साहब यहाँ भेज गए हैं, वहाँ हाई कोर्ट में भी जा करके दाखिल कर दिया है, कैदियत दाखिल कर दिया है, लेकिन सर कोई मदद नहीं मिल रही। हम 8 महीने से घर पे बैठे हैं। आपका निकलने का रास्ता बंद कर दिया है? जी सर, हमको शहर नहीं जाने देते हैं, रास्ते में उनका घर पड़ता है सर। अच्छा जी सर। और पुलिस आपकी मदद नहीं करती है? नहीं सर। ठीक है, तो इनके पास कोर्ट में जाने का इसके लिए सबसे अच्छी तरकीब यह है कि इलाके का जो एसडीएम है उसके यहाँ आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 133 धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133, सीआरपीसी की 133 धारा में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब इसने हमारा इलीगल तरीके से रास्ता बंद किया, जिसको कोई अधिकार नहीं। न्यायालय उसको नोटिस देगा और उससे पूछेगा और फौरन इमीडिएटली इंक्रोचमेंट हटाएगा और आपको रास्ता इनको सुरक्षा दी जाएगी, सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी इनको? सुरक्षा मुहैया कराने का तो तब आएगा जब वाकई मारपीट या कुछ ऐसा होता है, या कुछ ऐसा आपस में झगड़ा होता है। जैसे बता रहे हैं कि इनको धमकाया जाता है घर से बाहर निकलते ही, ये सब धमकी के प्रावधान है वो अलग, ये रास्ते के प्रावधान अलग है। धमकी के प्रावधान के लिए आप पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एसडीएम के पास जाके 133 की कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, 133 के तहत आप एसडीएम के पास जाएं और उनसे अपनी बात रखें और निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान होगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इनसे पहले जो हमारे साथ सर एक दर्शक जुड़े थे, उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर उठाया था कि जब महिलाएं पुलिस के पास जाती हैं तो उनकी शिकायत तो हाल सुन ली जाती है, जो लड़की के पक्ष, जो पत्नी के पक्ष जो रहता है उनकी शिकायत तो हाल सुन ली जाती है, लेकिन जो पति रहते हैं उनकी शिकायतों को दरकिनार कर दिया जाता है, पुलिस भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इस मामले में क्या किया जा सकता है? ऐसा है कि जो एक्ट है उसका ओरिएंटेशन लेडी की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी को इग्नोर किया जाए, क्योंकि स्पाउस टर्म्स है डाउरी प्रोविजन एक्ट में, उसमें सब में जो लेन देन दोनों पे लेन देन दोनों के बारे में मना किया गया है और कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमारे साथ जमशेदपुर से एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुकी हैं, निशात खातून जी। निशात जी बताइए किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल है कि 2008 में मेरी शादी हुई थी। 2005 में जो है 2008 में शादी हुई थी, तो जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है हस्बैंड जो छोड़ने के लिए करने लगे, तो हम लोगों ने मतलब डॉवरी प्रोविजन एक्ट डाला था। तो उसके बाद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज की, लाइफ ठीक चल रही थी, बट 2015 से फिर से मतलब उन्होंने मतलब यही कहने लगा कि आफ्टर 5 ईयर 7 ईयर्स डॉवरी प्रोविजन एक्ट का कोई वैल्यू नहीं होता है, और जो इस तरह से मतलब करने लगे, जमीन दे दो, ये कर दो। ऊपर से फॉर्जरी भी इतनी है उनकी कि बीटेक की डिग्री जो है उनकी जामिया मिलिया इस्लामिया की, वो भी फेक है। मैंने आरटीआई से मतलब डिग्री उनकी वेरीफाई करवाई है, तो वो प्रूफ
साबित हो गया। मैंने ये लेटर्स लिखे हैं सारे एम्बेसीज में, पीएमओ ऑफिस में, एवरीवेयर। तो अभी जो उनकी कंपनी ने मतलब कंपनी में भेजा, अब मुझे वो धमकी जान से मारने की है कि तुमने ऐसा कर रहा, तुम वैसे कर रही हो, मैं बेटी को किडनैप करवा दूंगा, जान से मरवा दूंगा तुम्हें, इस तरह से बात हो रही है। निशा जी, आप क्या चाहती हैं? जी, अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उसको, और ये ना मालूम है फौजरी के बेसिस पे ये 3 शादी कर चुका है ये आदमी। अच्छा, सबको यही बोल के मैं इंजीनियर हूँ, मैं अच्छा। इंजीनियर हूँ, मैं 3 लाख रुपीज मंथली कमाता हूँ और मतलब मैं अच्छे से रखूंगा, यहाँ शादी वहाँ शादी। बट मालूम हो जाता है कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है, तो लड़कियां जो है बैक हो जाती हैं और खुला ले लेती हैं। अब आप कानूनी कार्रवाई चाहती हैं? हाँ, हम तो कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और फौजरी के बेसिस पे इसको जेल होना चाहिए। जी सर, इस 2005 तरह से इसका मतलब सारी ये है- लड़कियों का मतलब जिंदगी खराब कर रहा है ये आदमी। बिल्कुल बिल्कुल निशा जी इसका जान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उससे अलग चाहती हैं। दूसरी बात ये कि आप उसको सजा दिलाना चाहती हैं। तीसरी बात ये जो आपको प्रताड़ित कर रहा है और जो आपको परेशान कर रहा है और जो आपसे पैसा मांग रहा है वो रोका जाए। तो इसके लिए अलग अलग प्रावधान है। एक तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत कभी भी कोई भी कार्रवाई आप कर सकती हैं और उसके लिए जब तक आपकी अलहदगी नहीं हो जाती है, जब या वो भी आप अपनी मर्जी से कर रहे लेकिन हैं सर बीच में कॉम्प्रोमाइज की इनकी बात चल रही थी, कॉम्प्रोमाइज होने के बाद फिर उसके बाद ये दोबारा से शुरू हुआ है। हाँ, दोबारा शुरू हुआ। इसका मतलब ये कंप्रोमाइज फेल हो गया। अब कंप्रोमाइज फेल हो गया और ये नहीं रहना चाहती है, अब जेल भिजवाना चाहती हैं, तो इसका मतलब ये उसको सेपरेशन चाहती हैं। और जब सेपरेशन चाहती है उसके 2-3 प्राविधान है। या तो आप उनसे बिल्कुल सेपरेशन का प्रोविजंस लें, सब के लिए आप कार्रवाई करें। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर जब तक आपको सेपरेशन नहीं मिल जाता है तो आप उससे करें। और फॉर्जरी को लेकर भी केस कर सकते और हैं। फोर्जरी को लेकर तो है ही, वो तो क्रिमिनल एक्ट तो कभी भी खुला हुआ है। जो भी अगर ये पाए जाते हैं या गलत पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, शुक्रिया निशाद जी, हमें लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। सर बहुत शॉर्ट में एक मैं आखिरी, क्योंकि वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में सजा का क्या प्रावधान है और कितनी सजा तक दी जा सकती है? देखिए, अलग अलग एक्ट में अलग अलग है। ये 376 जो विमेंस एक्ट औरतों के मामले में जो एक्सट्रीम ऑफेंस है वो 376 है। 376 में तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक कर दिया है। अच्छा। और 354 में भी काफी सजा कर दी है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में 5 इयर्स कर रखी है। कुछ स्टेट्स ने कम किए, कुछ 5 इयर्स का रखी है। इसलिए सजा का जहां तक सवाल है वो पर्याप्त है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अलग से प्रावधान दिए गए जिससे ज्यादा से ज्यादा जो और करे। और यानी सरकार ने अगर दहेज जो कानून है काफी सख्त यहाँ पर बनाया है और किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई, कोई भी कोताही यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नहीं मानी जा सकती और सरकार पूरी तरह से और कानून हमारी तरह से पूरी तरह से यहाँ पर सख्त है। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।